को। कॉल्चिसिन जो है ये एक प्लांट एल्केलॉइड है, ना तो ये यूरिकोसॉरिक है, ठीक है ना, और ना ही ये एनाल्जेसिक है। ये यूज़ होता है एक्यूट गाउट में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसका ब्रांड नेम, एक कॉमन एक ब्रांड नेम है, उसको मैंने लिख दिया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये बाइंड करता है ट्यूब्यूलिन के साथ, जो कि एक माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी बाइंडिंग की वजह से उसकी डीपॉलीमराइजेशन हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो उसका नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस हैं वो सारे इनहिबिट हो जाते हैं, जिनमें एक क्या है, मोटिलिटी ऑफ द सेल, जो यहाँ पर मतलब हम लोगों ने ज़ेर गौर है, ठीक है ना। मोटिलिटी ऑफ द सेल, जो सेल जो मोटाइल होते हैं, जिनमें मूवमेंट की एबिलिटी होती है, जैसे लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं, ठीक है ना, उनमें आ जाते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि ये मोटिलिटी को इनहिबिट कर देते हैं। जब वो मूव नहीं ना कर पाते तो वो माइग्रेट नहीं करते इनटू द अफेक्टेड एरिया, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ग्रैन्युलोसाइट इन्होंने क्या करना होता है, इन्फ्लेमेशन करनी होती है, तो मतलब इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बूस्ट करते हैं इनके। अच्छा, इन्फ्लेमेशन क्या है, हम लोगों ने क्या है कि एक, अगर जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा इन्फ्लेमेशन का, ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है जो फॉरेन बॉडीज़ को तो किल करता ही है, ठीक है ना, लेकिन बाज़ों का नॉर्मल, बल्कि नॉर्मली जो है ये नॉर्मल सेल को भी जो है आमतौर पर ये उनको भी डैमेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसको इनहिबिट करना ज़रूरी होता है उस टाइम, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो ग्रैन्युलोसाइट है फिर वो माइग्रेट नहीं करते इनटू द अफेक्टेड एरिया। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि ये जो सेल डिवीजन है वो भी बाय बाइंडिंग टू द माइटोटिक सेल स्पिंडल, वो भी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि ट्यूब्यूलिन क्या क्या करना होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाना होता है, और वो माइक्रो ट्यूब्यूल से क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्ड होता है, ठीक है ना। जब माइक्रो स्पिंडल नहीं फॉर्म होता फिर वो सेपरेशन नहीं होती और माइटोसिस नहीं होती, ठीक है ना, क्रोमोसोमल सेपरेशन नहीं होती और माइटोसिस नहीं होती। माइटोसिस नहीं होगी तो फिर क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं होगा, सेल डिवीजन भी नहीं होगी और मोटिलिटी भी नहीं हो रही। तो ये दो तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल से इसका जो आमतौर पे जिसका डोज दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 1.2 मिलीग्राम एट द फर्स्ट साइन। जब फर्स्ट साइन अपेयर हो एक्यूट गाउट का तो फिर 1.2 मिलीग्राम दिया जाता है, फिर 1 घंटे बाद 0.6 मिलीग्राम दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में हमेशा आपने बताया है, लेक्चर्स में, कि जब भी आपने डोज किसी को देना है तो फिर इन नोट्स से या आपने किसी आम बुक से नहीं देना, बल्कि हमेशा रेफरेंस बुक से उसका डोज देखना है, उसको कितनी दफ़ा देना है दिन में, उससे आप लोगों ने जो है ना वो कंसल्ट करना है और फिर डोज देना है, ठीक है ना। ये एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट या फिजिशियन की निशानी है, ठीक है ना। ये जो लिखे होते हैं डोजेस ये भी सही होते हैं, मैं ये नहीं कहती ये गलत होते हैं, ये भी ठीक होते हैं, ये आइडिया देने के लिए ही होते हैं कि स्टूडेंट को पता हो कि क्या डोज है, ठीक है ना। लेकिन जब रिकमेंडेशन की बात आती है, क्योंकि वो पेशेंट लाइफ का सवाल है, ठीक है ना, ह्यूमन एरर हो सकता है इन नोट्स में, ठीक है ना, लेकिन वो क्या होते हैं कि वो बहुत दफ़ा चेक हुए होते हैं। जो रेफरेंस बुक होती है ना, BNF हो गई या नेल्सन हो गया, ये कुछ लोग मेड्सकेप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या फार्मा गाइड जो है कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ के फिर आपने देनी है मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, इसका डोज आमतौर पर इतना ही दिया जाता है, 0.6 भी दिया जाता है। अगर मतलब डेली डोजिंग पे दिया जाए तो ज़्यादातर 0.6 भी दिया जा रहा होता है। अच्छा, अगर इसके यूजेस देखें तो वो ऑब्वियसली यही है, एक्यूट गाउट, रिलीव करता है पेन विद इन 12 आवर्स के अंदर, ठीक है ना, 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो दर्द से आराम आ जाता है। इसको एडमिनिस्टर कब करवाना चाहिए, 36 घंटों के अंदर, यानी कि जब किसी पर्सन को अटैक स्टार्ट हो, ठीक है ना, किसी पर्सन को अटैक हो तो उसके 36 आवर्स के अंदर अंदर जो है उसने एडमिनिस्टर करवा देनी है आप लोगों ने उसको कॉल्चिसिन। अब ये क्या है, आल्सो यूज इन द प्रोफिलैक्सिस फॉर द यूरेट लॉवरिन थेरेपी। मैंने आपको बताया कि ये यूरेट लॉवरिन थेरेपी जो है जो क्रॉनिक में यूज़ होती है उसमें भी ये यूज़ होता है। अब ये ज़्यादातर रिप्लेस हो गया है बाय द एनसेट्स के ज़रिए। वैसे ये ऑरली एब्जॉर्ब हो जाता है एक्सक्रीटेड इन फीसेस एंड द यूरिन में, ठीक है ना। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, न्यूजिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस है, डायरिया है, एलोपेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइड इफेक्ट है, एलोपेशिया है, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस है, ए प्लास्टिक एनीमिया। यानी आप देखें कि ये ब्लड को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये उनकी मोटिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके ब्लड सेल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है कि ये क्वेश्चन मतलब एहतियात आ जाती हैं कि क्या क्या आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर करनी है। हेपेटिक और रीनल पेशेंट को अवॉइड उसको देने से अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, और जो कार्डियोवास्कुलर के जो पेशेंट हैं उनको एहतियात से देना है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जो साइटोक्रोम 3A4, ये सॉरी मैंने थोड़ा बहुत छोटा लिख दिया है, मैं ऑडियो, आई होप इट इज़ क्लियर कि मैं ऑडियो में बोल देती हूँ, ठीक है।
जो साइटो, ये मैंने बाद में देखा था इसलिए जो है ये मे भी इतना क्लियर नहीं है। साइटोक्रोम 3A4 इनहिबिटर्स जो है ना उनके साथ नहीं देना। अब ये वो कौन कौन से हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, इट्राकोनाजोल है एंड प्रोटीएस इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, ये मैंने ऑडियो में बोल दिया। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोसीजर डाल दूँगी कि आपको ये नोट्स किस तरह से मिल सकते हैं। ये असल में लिपिनकॉट और कुछ दूसरी बुक्स की जो है वो मैंने समरी बनाई होती है। ठीक है, कुछ दूसरी जो रेफरेंस अच्छी बुक्स होती हैं उनमें से मैंने ये लिया होता है जो सारा मटेरियल, ताकि ये हर तरह के मतलब एमसीक्यूज़ के लिए भी है और जो आप लोग के जो प्रॉफ के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि साइड इफ़ेक्ट्स किसके किस तरह के हैं। ठीक है ना, वो भी डेंजरस है, मतलब काफ़ी इग्नोरेबल नहीं है। और कॉशन क्या है, रीनल पेशेंट को नहीं देना। ठीक है, ना ही हेपेटिक पेशेंट को देना है। लेकिन जो क्वेश्चन का वर्ड आए तो आप लोगों ने फिर प्रैक्टिस में उसको एहतियात ही करनी है। क्वेश्चन है एहतियात, लेकिन आप लोगों ने अवॉइड ही करना है। क्वेश्चन जहाँ है वहाँ अवॉइड ही कर लो, और जहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वहाँ तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एलोप्यूरिनॉल। ये एक ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ये एक प्योरीन एनालॉग है। ठीक है ना, कंपिटेटिवली इनहिबिट करता है लास्ट 2 स्टेप्स ऑफ द यूरिक एसिड सिंथेसिस। प्योरीन एनालॉग है। ठीक है ना, प्योरीन एनालॉग है तो क्या होता है कि ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज के जाके जो है ना वो अटैच हो जाता है। ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज ने एक्ट करना होता है प्योरीन के ऊपर, मैंने अभी आपको बताया, और वो बनाता है हाइपोजेंथाइन। फिर हाइपोजेंथाइन से वो ज़ेंथाइन बनाता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो लास्ट 2 जो स्टेप्स होते हैं फिर वो यूरिक एसिड बनता है। तो इनमें भी क्या होता है कि जो ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ना वो जाके जो है वो अटैच कर जाता है ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज के साथ। ठीक है ना, और क्योंकि वो प्योरीन एनालॉग है, प्योरीन जैसे दिखता है, तो इस वजह से वो इनहिबिशन हो जाती है, प्योर यूरिक एसिड बनता नहीं है। एलोप्यूरिनॉल ज़ाइलोप्रिम के नाम से जो है ये इसका ब्रांड आता है। ठीक है ना, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन द यूरिक एसिड एलिवेशन अगर हो जाए तो फिर ये ड्रग ऑफ चॉइस कंसिडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इसके यूजेस अगर देखें तो यूरेट लोबरिन थेरेपी फॉर द गाउट के लिए एंड हाइपर यूरिसीमिया दोनों के लिए आ जाता है। अच्छा, गाउट तो हमेशा करैक्टराइज्ड होती है हाइपर यूरिसीमिया से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाइपर यूरिसीमिया है तो उसको गाउटी अटैक भी हो जाए। ठीक है, ये बात क्लियर रखनी है। गाउट इज़ करैक्टराइज्ड बाय द हाइपर यूरिसीमिया, बट हाइपर यूरिसीमिया इज़ नॉट ऑलवेज लीड्स टू द गाउट। ये बात बहुत क्लियर रखनी है। लेकिन हाइपर यूरिसीमिया के लिए भी ये यूज़ हो रहा है, ये खाली एक्यूट गाउट के लिए यूज़ हो रहा था। अच्छा, डैट अगर विद द वही बात है कि ये हाइपर यूरिसीमिया कुछ मेलिग्नेंसीज के साथ आ जाता है, स्पेशली इन विच द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्योरीन आर प्रोड्यूस, जैसे कीमोथेरेपी में। ठीक है ना, अब हाइपर यूरिसीमिया हो गया, अब ज़रूरी तो नहीं आप लोग उसके पेशेंट को आप कीमोथेरेपी दे रहे हो। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है, सेल डेथ होगी, और सेल डेथ होगी तो फिर ऑब्वियसली ब्रेकडाउन प्रोडक्ट भी रिलीज़ होंगे। इससे पहले कि उसको गाउट का अटैक हो, हाइपर यूरिसीमिया तो कंफर्म है कि उसको हो गया होगा। ठीक है ना, बेशक आप उसके सीरम लेवल को चेक कर लो, अगर कंफर्म नहीं है तो आप उसके सीरम लेवल को चेक कर लो। अगर उसको हाइपर यूरिसीमिया हो गया तो फ़ौरन उसको जो है वो एलोप्यूरिनॉल दे दो, या फिर कोई भी जो अभी हम लोग आगे मेडिसिन पढ़ेंगे फैब्यूज़ैट, इसको कंसिडर किया जाता है, बड़ा अच्छी एक है लेकिन एक्सपेंसिव होती है वो मेडिसिन। ठीक है ना, हर मेडिसिन का एक अपना वो है, प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। ठीक है ना, सो क्या है, तो आप लोगों ने गाउट होने का इंतजार नहीं करना, हाइपर यूरिसीमिया हुआ फ़ौरन दे दो। 300 मिलीग्राम और वंस डेली इसको दिया जाता है, इसका एक डोज है। ठीक है ना। अच्छा, काइनेटिक्स क्या है कि ये ओरली एब्जॉर्ब होता है। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म क्या है, ये एलोजेंथाइन बनाता है। एलोजेंथाइन क्या है, ऑक्सीप्यूरिनॉल, ये भी एक जेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। मेटाबॉलिज्म हुआ और इसका मेटाबोलाइट भी एक्टिव है। उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 15 से 18 घंटे, और इसी वजह से इसका ओरल वंस डेली जो है वो काफ़ी होता है, क्योंकि इसका जो मेटाबोलाइट बनता है उसकी जो है हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो इफेक्टिव इनहिबिटर है, इनहिबिशन हो जाती है विद द वंस डेली डोज। डोज एडजस्टमेंट कब रिक्वायर होती है, अगर जो क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो कितनी हो, लेस देन हो 50 ml पर मिनट से, तो फिर आप लोगों ने डोज एडजस्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि ये एक्सक्रीट हो रहा है वाया फीसेस एंड यूरिन दोनों के जरिए। साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से फैब्यूज़ैट को बाज़ औक़ात प्रेफर किया जाता है, वो साइड इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। मोस्ट कॉमन स्पेशली इन द डिक्रीज रीनल फंक्शन हो तो फिर उनमें बहुत कॉमन है। ठीक है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। को एडमिनिस्ट्रेशन विद द कॉल्चिसिन एनसिड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ किसको किया जाता है, ताकि एक्यूट गाउट ना हो, एक्यूट अटैक ना हो। ठीक है, इसके अलावा ये इंटरफेयर करता है, इसका जो इंटरेक्शन आप कह सकते हैं, ये इंटरफेयर करता है विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ द 6 मरकेप्टोप्यूरिन, एजाथायोप्राइन एंड थियोफाइलिन। जिन लोगों ने जिनको इन ड्रग्स का पता है, उनको पता है कि प्योरीन एनालॉग कितना इंपॉर्टेंट है इन ड्रग्स के लिए। ठीक है ना, मतलब प्योरीन एनालॉग कुछ तो खुद ही प्योरीन एनालॉग हैं, 6 मरकेप्टोप्यूरिन। ठीक है ना, एजाथायोप्रिन भी आई थिंक इसी का डेरिवेटिव है। तो इसलिए क्या होता है कि फिर उनमें जो है इसके ये
जब मेटाबॉलिज्म की जब बारी आती है ना तो फिर ये सबकत ले जाता है, ठीक है ना। ये क्या कर जाता है कि ज़्यादा मतलब उनको मेटाबोलाइज नहीं होने देता और खुद मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि नेचर सिमिलर है इनकी, ठीक है ना। तो फिर क्या है, क्योंकि इनकी नेचर सिमिलर है तो इस वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इंटरफेरेंस होती है। जब मेटाबॉलिज्म इंटरफेरेंस होगी तो फिर क्या होता है, किसी का सीरम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेटाबोलाइज जो नहीं होगा वो उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। जिसका कुछ ज़्यादा ही मेटाबॉलिज्म हो गया उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी। फिर उसी तरह जिसकी ज़्यादा हुई होगी वो इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, जिसकी कम हुई होगी वो थेराप्यूटिक डोज पे भी शो नहीं करेगा। तो ये जो ड्रग इंटरेक्शंस। उसके बाद आ जाए फेब्यूज़ैड। फेब्यूज़ैड भी ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। स्ट्रक्चरली ये अनरिलेटेड है एलोप्यूरिनॉल। स्ट्रक्चर देखा जाए तो अनरिलेटेड है, लेकिन ये है ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। हाँ, और जो इंडिकेशन सेम है, ड्रग इंटरेक्शन सेम है, एडीआर्स भी सेम है एक्सेप्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है ना। एंड लेस एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द पेशेंट हु आर renal impaired patient या who are suffering from the renal impairment, ठीक है, as not have same degree of रीनल एलिमिनेशन। क्यों रीनल इम्पेयरमेंट में डोज एडजस्टमेंट इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि जितना एलोप्यूरिनॉल एलिमिनेट होता है किडनीज़ के ज़रिए उतना ये एलिमिनेट नहीं होता, ठीक है ना। ये फीसिस के ज़रिए ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द एलोप्यूरिनॉल। LFT का जो टेस्ट, अगर ये कोई पर्सन ये मेडिसिन ले रहा है और उसने लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया तो लीवर फंक्शन टेस्ट में जो एंजाइम्स की जो है ना वो एलिवेशन आ जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बाद वक़्त कन्फ्यूजन हो जाती है कि पर्सन को कोई डिजीज़ तो नहीं है। तो ये याद रखना होता है, जो लैब में भी होते हैं उनको भी एक जो है ना एक इंक्वायर कर लेना चाहिए कि कोई और मेडिसिन तो नहीं ले रहे आप साथ, जिसकी वजह से ये टेस्ट जो है वो डिफरेंट आया हो, ठीक है ना, देन नॉर्मली जितना आता है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स का ख़तरा होता है। सो थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट का जब खतरा होगा तो याद रखनी है 2 कंडीशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड स्ट्रोक, उसमें बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड ये एक यूरिकोसॉरिक ड्रग है, वीक ऑर्गेनिक एसिड इसकी नेचर है। मैकेनिज्म क्या है, ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। ये इनहिबिट करता है यूरेट एनाइन एक्सचेंजर इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी डेट मीडिएट कर रहा होता है यूरेट की रीअब्जॉर्प्शन। यानी जो यूरेट की एक मीडिएटर है जो कि यूरेट को रीअब्जॉर्ब कर रहा है बॉडी में, यूरेट को बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये तो नहीं कि ये बिल्कुल ही नुकसानदायक है कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि बॉडी में हर चीज़ की एक कंसंट्रेशन मेंटेन्ड हुई होती है, ठीक है ना। अगर वो एक्सक्रीट हो रहा है, जैसे सोडियम या पानी एक्सक्रीट हो रहा है तो वो कुछ रिटेन भी हो रहा है कि बॉडी को ज़रूरत भी है उसकी। अगर पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा है तो बॉडी में रिटेन भी हो रहा है, लेकिन एक कंसंट्रेशन अल्लाह की तरफ से जो है वो एक डिसाइडेड है, ठीक है ना, जो कि बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रही हैं, ठीक है ना, और वही कंसंट्रेशन जो है वो सूटेबल है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है कि उसको इनहिबिट कर देगा। जब वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है कि वो किडनीज़ के ज़रिए बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से यूरिक एसिड क्लियरेंस बढ़ जाएगी। अच्छा, प्रोबेनिसिड एक ऐसा ड्रग है जिसका दूसरा ड्रग्स पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, ये इसके साथ पेनिसिलियन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs वाइज। इफेक्ट ऑन द अदर ड्रग सिलेक्शन, पेनिसिलियन, ठीक है ना, पेनिसिलिन के साथ अगर आप लोग ले लोगे तो ये पेनिसिलिन क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। अच्छा, जो लोग एंटीबायोटिक्स की सीरीज़ का वेट कर रहे हैं उनको ये है कि कमेंट में मुझे बताएं कि उनको कितना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि जो एंटीबायोटिक्स के जो सीरीज़ हैं वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है ना। वो मैं अभी उसके वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दूँगी जल्द अज जल्द, तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे कितना आप लोग को ज़रूरत है और कितनी जल्दी जो है मुझे वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर मैं जो है वो कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द कर दूँ अपलोड इसकी वीडियो लेक्चर्स। एंटीबायोटिक्स की होल सीरीज़ है, ठीक है। अच्छा, पेनिसिलियन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इसकी एक्सक्रीशन जो है ये क्या करता है, इसकी एक्सक्रीशन को कम करता है और ब्लड लेवल को बढ़ा देता है, प्रोबेनिसिड, ठीक है। इसी तरह मेथोट्रेक्सेड, नेप्रोक्सिन, कीटोप्रोफिन, इंडोमेथासिन, इन सब की भी एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाती है इफ़ टेकन विद द प्रोबेनिसिड। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हैं कि अगर एक पर्सन को जो है नेप्रोक्सिन और प्रोबेनिसिड साथ दे रहे हैं, किसी ने ड्रग के रिजीम में जो है साथ दे दिया, फाइंड द एरर फाइंड करें। कुछ MCQs इस तरह के होते हैं कि एरर फाइंड करना होता है, तो फिर आप लोगों ने देखना कि इसकी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, ठीक है ना।
ब्लड लेवल बढ़ जाएगा इसका। अच्छा, प्रोबेनिसिड को अवॉइड करना है अगर क्रेटिनाइन क्लियरेंस लेस देन 50 ml पर मिनट हो। उसी तरह जिस तरह से हम लोग एलोप्यूरिनॉल के बारे में बात की थी। पेशेंट शुड मेंटेन द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मासिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जब एक पेशेंट आए आपसे प्रोबेनिसिड लेके जा रहा है, आप लोगों ने उसको क्या काउंसलिंग करनी है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए या फ्लूइड इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरेट, अब यूरेट क्या है, किडनी में बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा प्रोबेनिसिड। अगर वो किडनी में बढ़ा रहेगा, वो निकलेगा नहीं, तो क्या होगा कि किडनी स्टोन्स बन जाएंगे। तो इसलिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें ताकि यूरिन फ्लो ज़्यादा हो, वो फ़ौरन जो है ना वो उसको बाहर निकाले बॉडी से, एटलीस्ट 2 लीटर्स पर डे टू डिक्रीज द प्रेसिपिटेशन, यूरिन प्रेसिपिटेशन इन द ट्यूब्यूल्स। उसके बाद आ जाता है पेग्लोटिकेस। ये हमारा आज का लास्ट ड्रग होगा। पेग्लोटिकेस क्या है कि ये रिकम्बिनेंट फॉर्म है एंजाइम यूरेट ऑक्सीडेज की, जिसको यूरिकेस भी कहा जाता है। ये एक रिकम्बिनेंट तो आपको पता ही है कि बनाए जाते हैं जो खुद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट एक एंजाइम है, ठीक है ना, किसका मतलब यूरेट ऑक्सीडेज का। अब इसका क्या काम है, एक हेपाटिक एंजाइम जो कि कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड को एलाटोइन में। ये एंजाइम क्या करता है, यूरिक एसिड को एलाटोइन में कन्वर्ट कर देता है। जब ये एलाटोइन में कन्वर्ट करता है ना, अगेन वो ये मैंने एंजाइम का फंक्शन लिखा है, ये मैंने जो इससे लिखा है ये पेग्लोटिकेस का लिखा है, ठीक है ना। इट एक्ट बाय कन्वर्टिंग द यूरिक एसिड टू द एलाटोइन। जो एंजाइम करता है वही ये करता है। अ वाटर सोल्युबल नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट एक्सक्रीटेड प्राइमरीली बाय द किडनी। वाटर सोल्युबल है, आराम से निकल जाएगा, लेकिन क्या मसला है, ये एक्सपेंसिव है। उस वक्त इंडिकेटेड होता है जब दूसरे ट्रीटमेंट थेरेपी फेल हो जाए। क्यों भाई, ये तो इतना अच्छा ड्रग लग रहा है। मसला ये है कि एक तो जो है इसको आईवी इन्फ्यूजन के जरिए दिया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन आपको पता है कि कितनी वो जो है टाइम टेकिंग होती है, ठीक है ना, हर 2 हफ्ते में, ठीक है ना। एक तो ये मसला, चलो अगर इसको ओवरकम कर भी लिया जाए, लेकिन क्या होता है कि कुछ पेशेंट डिवेलप कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द पेग्लोटिकेस, ठीक है ना, यानी कि पेग्लोटिकेस क्योंकि एक रिकम्बिनेंट फॉर्म है। तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है कि कुछ जो है ना बॉडी जो है उसको एज आ एंटीजन कंसिडर करती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ डिवेलप करना शुरू कर देती है। तो ये क्या एक आ जाता है कि एक तरह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। कोई भी रिएक्शन हुआ तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। एक ड्रग जो आप लोग ले ही इसीलिए रहे हैं कि वो फ़ायदेमंद है, अगर वो इफेक्टिव ही नहीं रहा फिर उसका कोई काम नहीं रहता, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जब प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है तो प्री ट्रीटमेंट एंटीहिस्टामाइन के साथ किया जाता है या कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अवॉइड किया जाए कोई भी रिएक्शन, ठीक है ना। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाता है, तो फिर इसलिए क्या होता है कि एंटीहिस्टामाइन या कोर्टिकोस्टेरॉइड, ताकि इन्फ्लेमेशन या कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ना हो, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने अपना फेसबुक पेज का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझ में वहाँ मैसेंजर में पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी और क्या चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। मेरा मेन पर्पज़ क्या है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके बिल्ड हों, और आपको जो है वो एक थोड़ा वीडियो के ज़रिए, वीडियो लेक्चर के ज़रिए आपको हर चीज़ मिल जाए, ठीक है ना, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और आप जल्दी प्रिपेयर हों। वो बेशक सब्जेक्टिव के लिए हो या ऑब्जेक्टिव के लिए हो, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हो, GPAT के लिए, नीट के लिए, MOH DHA, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए जो है ये नोट्स बनाए गए हैं। बेशक आपके प्रॉफ के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक तो टाइम सेविंग है और दूसरा ये होता है कि फ़ौरन जो है आप इनको याद कर लेते हैं, ठीक है ना। इनको रिप्रेजेंट इस तरह से किया गया है। अच्छा, अदर एजेंट्स दैट इंक्रीज द यूरिक एसिड सिक्रेशन, ये आप कह सकते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी होते हैं इंपॉर्टेंट, दिए जाते हैं ये, ठीक है ना, प्रैक्टिस में है तो ठीक है। लोसार्टन, इसका ब्रांड नेम याद रखना है, कोज़ार आ जाता है, ठीक है ना, इसका ब्रांड नेम लोसार्टन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है जैसे प्रोबेनिसिड का है, ठीक है ना, और इसीलिए ये दोनों के लिए यूज़ होता है। लोसार्टन क्या है, ARB है ना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है ये, ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन के लिए तो यूज़ हो ही रहा है, साथ में हाइपर यूरेसीमिया भी है अगर किसी पेशेंट को, तो फिर दे दिया जाता है। जब भी हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो लीड कर रही होती हैं गाउट को, उनमें मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन ये भी हैं। तो एक पर्सन है, ठीक है, उसको हाइपरटेंशन भी है और गाउट भी है, कितना फ़ायदेमंद है कि अगर आप उसको लोसार्टन दे दें,
ठीक है ना। एक उसको भी होगा कि मुझे मेरी दोनों बीमारियों के लिए उसने जो फिजिशियन है या फार्मासिस्ट है उसने एक ड्रग दे दिया है, ठीक है ना। तो ये पेशेंट की बड़ी कन्वीनियंस होती है इन चीज़ों में, उसको जितनी ज़्यादा आप मेडिसिन देंगे वो उतना इरिटेट होता है, ठीक है। अच्छा, फिनोफिब्रेट फिब्रिक एसिड है, यूज टू ट्रीट द इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड द ट्राइग्लिसराइड लेवल। इट आल्सो इंक्रीजेज द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, सो यू कैन बी यूज फॉर द हाइपरलिपिडेमिया एंड द हाइपरयूरिसीमिया, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी है, ये भी लोअर करता है सीरम यूरिक एसिड। अच्छा, ये विटामिन सी तो आपको पता है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा, नेचुरल फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना। सिट्रस फ्रूट में बहुत ज़्यादा होता है ये। तो जो लोग यूरिक एसिड के, जो गाउट के पेशेंट हैं, जो आपके घर में भी हैं, उनको विटामिन सी के आप अच्छे उनको फ्रूट्स वगैरह फ्रेश फ्रूट्स खिलाएं, ठीक है। क्या होता है कि अगर 500 मिलीग्राम पर डे ले रहे हैं वो पेशेंट, तो 0.5 मिलीग्राम पर DL यूरिक एसिड का कम होगा, ठीक है ना। 500 मिलीग्राम विटामिन सी कम करता है 0.5 मिलीग्राम यूरिक एसिड का। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट के लिए अगर हम लोग देखें, वैसे तो हम लोगों ने देखी है इसका ट्रीटमेंट प्लान कि क्या था। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो एलोप्यूरिनॉल, प्रोबेनिसिड दोनों ही दिए जाते हैं फॉर द स्वेयर केसेस के लिए, ठीक है ना। कब क्रॉनिक गाउट हो और स्वेयर केस हो तो एलोप्यूरिनॉल एंड प्रोबेनिसिड दोनों दिए जाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं, मैंने बताया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम जो पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का डिफरेंस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस से कौन से ड्रग्स होते हैं, और उसके बाद हम लोग माइग्रेन पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।